हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, प्री मेंडेलियन केसेस क्या है, मेंडेलियन केसेस क्या है एंड द पोस्ट मेंडेलियन केसेस क्या है, एंड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। लेट अस सी। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय द बेट्सन, और मॉडर्न जेनेटिक्स जो है दो टर्म से बना हुआ है, दैट इज इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस आर द सिमिलैरिटीज दैट पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर नोन एज द इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी पेरेंट्स हैं, उनकी जो आँखों का कलर है वो जो उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में जो उनकी प्रोजनी है, उस प्रोजनी का भी जो आई कलर है वो जस्ट सेम है टू देयर पेरेंट्स। जैसे कि पेरेंट्स की आँखों का कलर काला है और आगे आने वाली जनरेशन जो उनकी है, उस ऑफस्प्रिंग के भी आँखों का कलर काला है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दोनों के बीच में हम लोगों को एक सिमिलैरिटी देखने को मिली है, दैट इज़ द आई कलर। तो जो कैरेक्टर्स की वजह से हम लोगों को सिमिलैरिटी देखने को मिली है, दैट पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। लेट अस सी एग्जाम्पल। ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पे पेरेंट्स की आई कलर वाली जीन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑफस्प्रिंग के आई कलर वाले जीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई कलर है इनका, हमको ये नहीं पता कि दोनों आई कलर का जो ट्रेट है वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, और हमको इससे अभी मतलब भी नहीं है। बस हमको इससे मतलब है कि इनका जो डोमिनेंट ट्रेट है, दोनों में ब्लैक कलर हमको शो कलर होता है। इनके जो आँखों का कलर है वो काला है, और वहीं पे हम लोग इनके बच्चों के आँखों का कलर देखें तो इसके बच्चे का भी कलर आँखों का काला है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक हम लोगों को समानता देखने को मिल रही है, दैट इज़ द आई कलर। और जो कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आई कलर वाला जीन पास हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो जो कैरेक्टर पास हो रहा है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर कहलाएगा। इनहेरिटेड कैरेक्टर कहलाएगा। और जो सिमिलैरिटीज हमको पास होती हुई दिख रही, द सिमिलैरिटीज दैट पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज इनहेरिटेंस। लेट अस सी। इनहेरिटेंस जो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है, और इनहेरिटेंस की वजह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिफेंट है, तो एलिफेंट का ऑफस्प्रिंग होगा, उसके जो यंग वंस होंगे वो भी एलिफेंट ही होंगे। कहीं हम लोगों ने देखा है कि हाथी का बच्चा कहीं गधा है। ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, कहीं हम लोगों ने देखा कि ह्यूमंस के बच्चे बिल्ली या कुत्ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ह्यूमन ही होगा, काऊ का जो ऑफस्प्रिंग है वो काऊ ही होगा, डॉग का जो ऑफस्प्रिंग है वो डॉग ही होंगे। उसी तरीके से एलिफेंट के जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यंग वंस होंगे, वो एलिफेंट ही होंगे, ना कि कुछ और। अनदर टर्म हम लोग समझते हैं वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स due to variation in offspring produced by sexually reproducing parents or somewhat differ from their parents. वेरिएशन जो है, जब हम लोग कोई भी डिफरेंसेस देखते हैं किसी ऑफस्प्रिंग में, जब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं जो उसके पेरेंट्स में नहीं प्रेजेंट हो पर उसके ऑफस्प्रिंग में देखी गई हो, तो वो चीज़ कहलाती है वेरिएशन। और यही वेरिएशन आगे जाके इवोल्यूशन का कारण बनती है। इवोल्यूशन चैप्टर हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे।
तो वेरिएशन इज द प्रोसेस इन विच वी सी द डिसिमिलैरिटीज। जहाँ पे हम लोगों ने इनहेरिटेंस टर्म में सिमिलैरिटीज की बात की थी, वहीं पे वेरिएशन टर्म में हम लोग डिसिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं, विभिन्नता के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे हम लोगों को इनहेरिटेंस में समानता देखने को मिली थी पेरेंट्स से प्रोजनी में, वहीं पे जस्ट इसका उल्टा हम लोगों को वेरिएशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को डिसिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो न्यू जेनेटिक्स जो है इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन से बना हुआ है, मतलब कुछ यहाँ पे समानता भी देखने को मिलती है, वहीं पे कुछ असमानता भी देखने को मिलती है। यही दोनों मिला के न्यू जेनेटिक्स है। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बीसी और एसी टर्म का यूज हुआ है, उसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्केल है जिसका मिड में 0 है। मिड से अगर हम लोग पहले बात करते हैं 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जो 0 से पहले का जो नंबर सिस्टम आता है वो बीसी कहलाता है, बिफोर सी। सी मतलब सेंचुरी, बिफोर सेंचुरी। और जब बिफोर सेंचुरी हम लोग बीसी में बात करते हैं तो हम लोग कोई भी टर्म्स जो है स्टार्टिंग से एंड में नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को 500 से 400 बीसी की टर्म्स के बारे में बात करनी है, तो हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे पहले 500 टू 400 बीसी। अगर हम लोग बीसी एंड एसी सेंचुरी को ना जानते तो हम लोगों को ये टर्म गलत लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे 400 टू 500 बीसी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बिफोर सेंचुरी जो 0 से पहले वाले टर्म्स आते हैं उनका जब हम लोग रिटर्न वे में लिखते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा नंबरिंग वाले पहले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इस सिस्टम में देख सकते हैं कि 100, फिर 200, 300, 400, 500 इस लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 500 आया, फिर 400। आई थिंक अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और 0 के बाद जब हम लोग नंबरिंग सिस्टम को देखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, तो यहाँ पे हम लोग इस सेंचुरी की जब बात करते हैं तो 100 से 200 डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 400 टू 500 बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टर्म्स आया है 8000 टू 1000 BC। 8000 टर्म्स ज़्यादा होते हैं कि 1000 टर्म्स ज़्यादा होते हैं? 8000 टर्म्स ज़्यादा होते हैं ना, और BC वर्ड आया यहीं पे। अगर AD टर्म आया होता तो 1000 टू 8000 होता, बट BC टर्म्स आने की वजह से यहाँ पे 8000 टू 1000 होगा। ओके, अब लेट हम लोग कुछ केसेस समझ लेते हैं, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन केसेस को। यहाँ पे हम लोग प्री मेंडेलियन केसेस को समझते हैं। तो प्री मेंडेलियन केसेस, मेंडल से पहले भी कुछ चीज़ें देखी गई थी, वो प्री मेंडेलियन केसेस कहलाएंगी। और प्री मेंडेलियन केसेस जो है 8000 टू 1000 BC में देखी गई थी। इस टाइम पे भी वेरिएशन देखने को मिला था, और हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही देखने को मिल रही है। बट उस टाइम बहुत कम उन लोगों को आइडिया था, उस टाइम की स्टडी इतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो लोग पूरी तरीके से उसको प्रूफ कर पाते, इसलिए उस टाइम के रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिला। हमारे सिस्टर्स ने वेरिएशन का ही यूज करके कॉन्टिन्यूसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने सुपीरियर वैरायटी की ब्रीड्स प्राप्त की थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं साहिवाल काउच ऑफ पंजाब इंडियन हाइब्रिड है। सेकंड, डेट इज बाय डोमेस्टिका ऑफ द वाइल्ड काउ। उन्होंने कॉन्टिन्यूसली सुपीरियर वैरायटी प्राप्त करने के लिए कॉन्टिन्यूसली उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया था, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था, बट फुल नॉलेज ना होने के कारण उस टाइम की जो डिस्कवरीज थी, उस टाइम की जो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग थी वो प्रूफ नहीं हो पाई।
वहीं पे हम लोग मेंडेलियन केस के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल के केस के बारे में बात करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो मेंडल का जब वर्क चला था, एज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये तो आई थिंक हम सभी लोगों को पता है। बट उस टाइम जब 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी, तो उस टाइम हम लोगों को कोई भी थोड़ा सा भी कुछ भी आइडिया नहीं था अबाउट द जेनेटिक्स की जेनेटिक्स का रोल क्या है ह्यूमंस के लिए, तो किसी भी चीज़ के लिए जो आज इतनी ज़्यादा तकनीकी में यूज हो रही है, उसका किस तरीके से ह्यूमन के वेलफेयर के लिए किस तरीके से उसका यूजेस है, कोई भी आइडिया उस टाइम नहीं था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के टाइम। वहीं पे 7 साल तक मेंडल्स ने अपने रिसर्च वर्क में दिया था, डेट इज 1856 से 1863 में तक। इस 7 साल के डिस्कवरी में जब मेंडल्स ने अपने वर्क को किया था, तो उस टाइम भी सक्सेस नहीं प्राप्त हुआ था। कुछ चीज़ों की वजह से आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स को उस टाइम प्रमोट नहीं किया गया था। बट इनके डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट द्वारा फर्दर इनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया गया और फर्दर इनके हॉनर में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। बट जेनेटिक्स के टाइम पे मेंडल्स को ये बिल्कुल नहीं पता था कि इनके वर्क को आगे जाके सक्सेस मिलेंगे। 1869 में डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, फ्रेडरिक मिश्र द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। 1902 में सटन एंड बोरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। 1909 में जॉनसन ने टर्म जीन दिया। 1928 में फ्रेडरिक गिब्स ये जानना चाहते थे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर में क्या है। वहीं पे 1952 में हर्सी एंड चेस ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है और वही जेनेटिक मटेरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पेरेंट्स टू प्रोजेनी में पास हो रहा है। पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1856 से 1863 तक मेंडल्स ने अपने रिसर्च वर्क को दिया और ये सारी डिस्कवरी जो है मेंडल्स के वर्क के बाद हुई। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेंडल्स को उस टाइम बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था अबाउट द टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, उन्होंने उस टाइम उसको जीन या तो क्रोमोसोम ना कह के उन्होंने क्या कहा था, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बता देते हैं, फैक्टर। उन्होंने उस टाइम उसको फैक्टर बोला था। पोस्ट मेंडेलियन केसेस, मेंडल की बाद जो डिस्कवरी की गई, मेंडल्स के वर्क पे ही मेंडल के बाद डिस्कवरी की गई थी। वर्क आफ्टर मेंडल ऑन जेनेटिक्स, जैसे हुगो डी व्रीच, कार्ल कोरेंस एंड सिस्मैक ने फर्दर 3 साइंटिस्ट ने सेम रिजल्ट पाया था जैसे मेंडल ने अपने पी पे पाया था। अलग अलग जगह से ये तीनों साइंटिस्ट ने फर्दर 1900 में मेंडल्स के वर्क पे रीडिस्कवरी की थी। आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे।